माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करता हूं और पंकज जी से, निरंजन जी से अनुरोध करता हूं कि फाउंडेशन के अध्यक्ष वो दीप प्रज्वलित करा के डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की जयंती के अवसर पर जातीय जनगणना की जरूरत पे संगोष्ठी का आयोजन किया गया। दीप प्रज्वलित करके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, कृष्णा पटेल जी, उदय प्रताप जी, माननीय नरेश उत्तम पटेल जी, माननीय राजेंद्र चौधरी जी से लेकर अखिलेश यादव जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। कृष्णा पटेल जिंदाबाद, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, कृष्णा पटेल जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, पंकज निरंजन जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जयंती पर दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। जोरदार ताली बजा के आज जयंती के अवसर पर पटेल अमर रहे, अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे। अब मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि पुष्प डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की चित्र पर माननीय कृष्णा पटेल जी, माननीय उदय प्रताप जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पुष्प अर्पित कर और आज अखिलेश यादव जिंदाबाद, जन जन की है यही पुकार, जाति जनगणना हो इस बार, जाति जनगणना हो इस बार, जन जन की है यही पुकार, जन जन की है यही पुकार। ये तख्ती सब लोग उठा लो ना अपनी, जन जन की है यही पुकार, पिछड़ों की है यही पुकार। जी मैं हम लोगों के साथियों, पंकज जी आ जाइए, बैठिए। साथियों, आज एक ऐसे महापुरुष की जयंती है जिसपे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी आए हुए हैं और ये एक तरफ चल रहा है एनडीए का कार्यक्रम और दूसरी तरफ चल रहा है पीडीए का कार्यक्रम। और एनडीए डूबता हुआ जहाज है और ढलता हुआ सूरज है, लेकिन पीडीए उगता हुआ सूरज आपकी मंच पे बैठा है माननीय अखिलेश यादव जी जैसा। और ये स्वागत मैं पंकज जी आप स्वागत करेंगे। हाँ किसका जी फाउंडेशन की तरफ से कमेरा चेतना फाउंडेशन की तरफ से पंकज निरंजन जी अध्यक्ष जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे और माननीय उदय प्रताप जी का माननीय माताजी कृष्णा पटेल जी का
माननीय उदय प्रताप जी का, जी मैं माननीय राज्यपाल कश्यप जी से अनुरोध करूंगा कि सभी अतिथियों का समाजवादी पार्टी कार्यालय और सभागार में पार्टी की तरफ से स्वागत करें। श्री राज्यपाल कश्यप जी आगे से करो ना, आगे जा करो। माता जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय उदय प्रताप जी का, उधर 20 से शुरू करो, 20 से शुरू करो। जब वो ले लो पीछे से। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय माता जी का, और मैं पंकज निरंजन जी से अनुरोध करूंगा कि माइक पे आएं और फाउंडेशन की तरफ से ये कार्यक्रम शुरू कर अपनी बात रखें। यहाँ आज इस कमेरा चेतना फाउंडेशन के इस परिचर्चा कार्यक्रम की जातिवार जनगणना की जरूरत क्या है, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही श्रीमती कृष्णा पटेल जी और हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री अखिलेश यादव जी, हमारे विशिष्ट अतिथि सम्मानीय श्री उदय प्रताप सिंह जी और समस्त सम्मानीय श्रद्धेय मंच और आप सभी जो यहाँ उपस्थित लोग हैं, आप सभी का मैं फाउंडेशन की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं, आपको अभिनंदन करता हूं। आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की जयंती है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब जिनका पूरा समस्त जीवन, समस्त राजनीतिक प्रयास पिछड़े वर्ग के हितों के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन प्रामाणिक रूप से समर्पित किया। इससे बेहतर उनके प्रति सम्मान और श्रद्धा का भाव प्रदर्शित करने का और कोई तरीका नहीं था कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम पिछड़ों और वंचितों के हितों और अधिकारों की बात की शुरुआत करें। यह विचार हमारे मन में आया और हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी उनके समक्ष ये बात रखी और मुझे अत्यंत गर्व और खुशी है कि माननीय अध्यक्ष जी ने बगैर एक क्षण की देर लगाए ये कहा कि ये बेहतर दिन हो सकता है जब हम पिछड़ों की बात की शुरुआत करें। जातिवार जनगणना की जरूरत, आखिर क्यों है जातिवार जनगणना की जरूरत? आज समाज में विशेषकर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, हर जगह बड़ा दुर्भाग्य है कि मौजूदा जो लोग सरकार के नाम पर काबिज हैं, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, वो पिछड़े वर्ग के या अल्पसंख्यक वर्ग के हितों के लिए बहुत संवेदनशील या बहुत जिम्मेदार नहीं है, बल्कि ये भी कहा जा सकता है कि वास्तव में वो सारे लोग कैसे पिछड़े वर्ग के आंदोलन को दबा दिया जाए इस काम में लगे हुए हैं। तो पिछड़े वर्ग की, दलित वर्ग की, हम सभी की ये जो मांग है, इस मांग की शुरुआत आज न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि समूचे उत्तर भारत के सर्वाधिक संभावनाओं वाले नेता सम्माननीय अखिलेश यादव जी के मुख्य आतिथ्य में हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। मैं बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा समय न लेते हुए मैं कोशिश करूंगा कि इस पर माननीय उदय प्रताप जी जो वरिष्ठ समाजवादी चिंतक हैं, उनका मार्गदर्शन, उनका अध्ययन और इस विषय पर हम लोगों की और जो जानकारियां बढ़े, ऐसा संबोधन हमें मिले। उसके पहले
माननीय उदय प्रताप जी के पहले कुछ सामाजिक आंदोलन को गायन के रूप में रखने वाले क्रांतिकारी साथी जो हमें उत्साहित भी करते हैं, वो सारे लोग हमारे बीच में आएंगे और तो वो लोग आएंगे। आगे आपको माननीय राज्यपाल जी उनको सब बुलाएंगे। बिलाल साबरी जी सहारनपुरी, आइए। बिलाल सहारनपुरी जी, आइए आप जी। आज यहां जलवा अफरोज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब इज्जत माब अखिलेश यादव जी, तमाम सम्मानित स्टेज, आज हम लोग डॉक्टर सोने लाल पटेल जी की जयंती पर उन्हें आज खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं। उनकी पूरी जिंदगी पिछड़ों की लड़ाई लड़ते हुए गुजर गई। वो आज हमारे लिए मार्गदर्शक के रूप में हैं। उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए और इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब लोग यहां इकट्ठा हुए हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए, क्योंकि तमाम बड़े नेताओं को बोलना है, मैंने अभी एक नई कविता लिखी है, 2 मिनट की कविता है, वो पेश करता हूं। 2024 का इलेक्शन कि दिल्ली में प्रवेश की खातिर, दिल्ली में प्रवेश की खातिर बाहर निकलो देश की खातिर, दिल्ली में प्रवेश की खातिर बाहर निकलो देश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो अखिलेश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो अखिलेश की खातिर। नेताजी के लाल तुम्ही हो, नेताजी के लाल तुम्ही हो, मैनपुरी का मान तुम्ही हो, नेताजी के लाल तुम्ही हो, मैनपुरी का मान तुम्ही हो, कृष्ण कन्हैया के वंशज हो, यदुकुल का सम्मान तुम्ही हो। अब धर्म युद्ध को लड़ना है तो दिल्ली में प्रवेश की खातिर बाहर निकलो देश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो अखिलेश की खातिर। नेताजी का खून है इनमें, नेताजी का खून है इनमें, मजदूरों की आस है भैया, लोहिया जी की छवि है इनमें, लोहिया जी की छवि है इनमें, विश्वास है भैया, बहनों का विश्वास है भैया, जन जन की आवाज यही है, दिल्ली में प्रवेश की खातिर बाहर निकलो देश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो अखिलेश की खातिर। और एनडीए को जाना है अब, एनडीए को जाना है अब, पीडीए को लाना है अब, एनडीए को जाना है अब, पीडीए को लाना है अब, लूट रहे हैं देश को जो ये, मिलके उनको भगाना है अब। हर एक दिल से आवाज है अब ये, दिल्ली में प्रवेश की खातिर बाहर निकलो देश की खातिर, संविधान बचाना है तो वोट करो अखिलेश की खातिर, वोट करो अखिलेश की खातिर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बिलाल सहारनपुरी जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बहुत ही प्रसिद्ध गायक शहनवाज साबरी जी, वो आए और अपना गायन से अपना प्रस्तुत करने का काम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। ये हमारी खुशनसीबी है कि इस मंच से मैं आप लोगों को सुनाने का काम कर रहा हूँ भैया की बदौलत। और आज डॉक्टर सोनेलाल जी की जयंती है, उनको खिराज अकीदत पेश करते हुए ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं गाने का आगाज़ कर रहा हूँ। सर इजाज़त है। जो सॉन्ग बड़ा फेमस है,
सोचते होंगे कि ये जहां भी जाता है यही सुनाता है, मगर ये क्या करे कि दिलों में बसा हुआ है, लोगों के दिलों में नस नस में बसा हुआ है। लिखा है बिलाल सहारनपुरी ने, सुनिएगा। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तूने देश के हालात मुलायम। जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे, जो रह गए हैं काम अभी शेष करेंगे। रोशन तुम्हारा नाम अखिलेश करेंगे, जिंदा रहेंगे तेरे ख्यालात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। नक्शे कदम पे तेरे अखिलेश चलेंगे, नक्शे कदम पे तेरे अखिलेश चलेंगे। आगे समाजवादी को वो लेके बढ़ेंगे, कायम रहेगी तेरी रिवायात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। जेपी का हर विचार पे तुझ पे रहा असर, जेपी के हर विचार का तुझ पे रहा असर। तेरा रहा हमेशा ही किरदार सेकुलर, तेरा रहा हमेशा ही किरदार सेकुलर। तुझसे मिली है सबको ये सौगात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदले है तुमने देश के हालात मुलायम। अखिलेश जिंदाबाद, अखिलेश जिंदाबाद। और खास करके वो बात बताने जा रहा हूं मैं जो नेताजी के अंदर थी। तवज्जो। कितनों का तूने पल में मुकद्दर बना दिया, कितनों का तूने पल में मुकद्दर बना दिया। उसको ही तूने प्यार से अपना बना लिया, उसको ही तूने प्यार से अपना बना लिया। जिससे भी हुई तेरी मुलाकात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। है धरती पुत्र नाम किसानों के वास्ते, भगवान का तू रूप जवानों के वास्ते। तुझ में है लोहिया दिखे जज्बात मुलायम। तेरी अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। सबके लिए रहा है तेरा दर खुला हुआ, सबके लिए रहा है तेरा दर खुला हुआ। सबके दिलों में इसलिए तू है बसा हुआ। कोई किसी का धर्म हो या जात, अलग है सबसे यहाँ बात मुलायम, बदलेगा तूने देश के हालात मुलायम। और कल भैया का जन्मदिन था, उसकी बधाई के साथ ये गाना पेश कर रहा हूं मैं।
यही है, यही स्केल। खुश हो रहे हैं आज जन्मदिन पे तुम्हारे, खुश हो रहे हैं आज जन्मदिन पे तुम्हारे, जन्मदिन पे तुम्हारे, हाँ जन्मदिन पे तुम्हारे, जन्मदिन पे तुम्हारे, हाँ जन्मदिन पे तुम्हारे, दिल में बसे हो आप तो अखिलेश हमारे, दिल में बसे हो आप तो अखिलेश हमारे। उम्मीद बुजुर्गों की, जवानों का हौसला, उम्मीद बुजुर्गों की, जवानों का हौसला, मजदूर की हिम्मत हो, किसानों के मसीहा, तुम हिंदू मुसलमान की आंखों के दुलारे, दिल में बसे हो आप तो अखिलेश हमारे, दिल में बसे हो आप तो अखिलेश हमारे। गुलशन तेरी खुशबू से सदा ये रहे आबाद, अखिलेश जिंदाबाद है, अखिलेश जिंदाबाद, देते हैं बधाई तुम्हें, दे रहे हैं बधाई तुम्हें, दीवार बसे हो आप तो अखिलेश हमारे, दिल में बसे हो आप तो अखिलेश हमारे। भैया जी अगर इजाजत अगर आपकी हो, सिर्फ छोटा सा नेताजी के लिए, नहीं छोटा सा नहीं, मैं सिर्फ छोटा सा नेताजी को मद्देनजर रख, ऐसा हाथ नहीं खींच रहे हैं आप, हाथ नहीं खींच रहे हैं, नेताजी के लिए, हम सब नेताजी के चलने वाले, सर मैं बिछाऊंगा ऐसे छोटा सा बाबू डब, बिल्कुल सब छोटा सा डब, एक वो नेताजी को मद्देनजर रखते हुए कि सदियों में पैदा होता है उनसा महान शख्स, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, देखो किसी भी आंख से आंसू न रुक सके, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, करते हैं याद आपके जज्बे जुनून को, करते हैं याद आपके जज्बे जुनून को, झंडा समाजवादी का रोता है खून को, झंडा समाजवादी का रोता है खून को, अपने लहू से आप इसे लाल कर गए, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे। लास्ट लाइन के साथ, हिंदू भी रो रहा है, मुसलमान भी है उदास, हिंदू भी रो रहा है, मुसलमान भी है उदास, हर जात और धर्म का इंसान है उदास, हर जात और धर्म का इंसान है उदास, एक बार फिर जवानों को आदेश दीजिए, एक बार फिर जवानों को आदेश दीजिए, एक बार फिर से भैया को आदेश दीजिए, एक बार फिर से भैया को आदेश दीजिए। अब कौन है जो हंस के अखिलेश कह सके, अब कौन है जो डांट के अखिलेश कह सके, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे, नेताजी आप कौन सी दुनिया में जा बसे। इनका नाम
साबरी जी ने बड़ा भावनात्मक गाना गाया और हम सबको नेताजी की आज फिर याद आई। और वास्तव में हम सब यहाँ इकट्ठे भी इसलिए हुए हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर और लोहिया जी से अपनी यादों को जोड़ते हुए कि जब पिछड़ों के आंदोलन की शुरुआत हुई और लोहिया जी ने नारा दिया कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे 100 में 60, वो लड़ाई आज दोबारा हमारे सामने फिर आ गई है। लोहिया जी से लेकर नेताजी तक, बाबा साहब से लेकर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी तक, सभी की लड़ाई और संघर्षों को दोबारा हमें याद करके और आगे की लड़ाई सम्माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में लड़नी है। इसी क्रम में मैं कमेरा चेतना फाउंडेशन के सम्माननीय श्री प्रेमचंद मौर्य जी, बाबा रामाधार जी पटेल, श्री दिलीप पटेल जी, श्री महेंद्र सिंह पटेल जी, डॉक्टर CL पटेल जी, अखिलेश राय जी, गगन प्रकाश यादव जी, उमेश पटेल जी, कमला प्रसाद पटेल जी और कमलेश चौधरी जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और सम्माननीय अखिलेश जी का और माता जी का स्वागत करें। उधर से लेते जाइए। हाँ हाँ आप जाइए। हाँ एक वहां से प्रेमचंद जी फोटो में चढ़ाना चाहते हैं, चढ़वा दें। प्रेमचंद जी को संभालिए और वापस यहाँ रखिए। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम सभी प्रतीक्षारत थे। मैं सम्माननीय उदय प्रताप सिंह जी को आह्वान करूंगा कि वो मंच पर आए और हम सबको संबोधित करें। सम्माननीय उदय प्रताप जी। धन्यवाद पंकज जी। आदरणीय समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मैडम श्रीमती कृष्णा पटेल जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भाई नरेश उत्तम जी, राजेंद्र चौधरी साहब, आशु मलिक साहब और पंकज निरंजन जी जो इस कार्यक्रम के रूबे रवा हैं, और आप सब लोग जो यहाँ उपस्थित हुए हैं, मैं सबको पहले प्रणाम करता हूं और एक बात कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम एक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। हम डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं उनके जन्म दिवस पर। ये एक बड़ा नाम था कि हिंदुस्तान की राजनीति में पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, जो संविधान को, लोकतंत्र को और गणतंत्र को और संवैधानिक परंपराओं को समझते हैं, ऐसे लोग कम हुए हैं।
और बड़े संघर्षशील। मैं उनसे मिला तो एक ही दो बार हूं, लेकिन मैंने उनके बारे में बहुत जानकारी की। उन्होंने वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए और जितने भी ऐसे कमेरे, उन्होंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि हिंदुस्तान में एक अजीब तमाशा है। ये उनका विचार रख रहा हूं, मेरा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जो कमेरों का योगदान है उसको भुला के हमेशा कमेरों की उपेक्षा की जाती है। उन कमेरों को सम्मान दिलाने के लिए उन्होंने जिंदगी भर संघर्ष किया। और मैं इसके लिए एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि किसी महापुरुष को श्रद्धांजलि देने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि उसके जो सपने थे उनको हम साकार करें। उनका जो सपना था कि सारे कमेरे लोग जो हैं, जो जिनको बड़ी ये बात थोड़ा समझने में आपको देर लगेगी कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था में जितना कमेरे हैं, वो अब उधर से कहिए तो उनको सबको शूद्र कहा जाता था। जो काम करने वाले लोग थे, जो मेहनतकश लोग थे, जो कमेरे लोग थे, जो श्रम से किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो पिछड़े हो, चाहे दलित हो, चाहे वो कम आमदनी वाले लोग हों, गरीब लोग हों, वो उन सबका बड़ी उपेक्षा होती है और होती रही। ऐसा नहीं, मैं किसी सरकार की बात कर रहा हूं कि जब से ये देश बना है, हमारे संविधान में ये साफ लिखा था कि हम इस देश को एक गणतंत्र बनाएंगे। ये गणतंत्र संज्ञा है और उसके 3 विशेषण हैं, जो लोकतांत्रिक होगा, जो समाजवादी होगा और जो सेक्युलर होगा। ये सरकार बड़ी विचित्र सरकार है। ये कहती नहीं करते, डेमोक्रेसी में करते हैं। इससे ज्यादा गलत बात नहीं हो सकती, क्योंकि ये तीनों हैं। बिना समाजवाद के लोकतंत्र नहीं चल सकता, बिना लोकतंत्र के समाजवाद नहीं चल सकता और बिना सेकुलरिज्म के ये दोनों नहीं चल सकते। मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलना चाहता, लेकिन बहुत छोटे छोटे उदाहरण देना चाहता हूं अपनी बात कहने के लिए। इस सरकार की जो कमी है वो ये है कि इनके हमारे मुख्यमंत्री जी 2 बार कह चुके कि समाजवाद जो है अब अप्रासंगिक हो गया है, अब उसकी जरूरत रही नहीं। अगर समाजवाद की जरूरत नहीं रही तो गैर बराबरी बढ़ेगी इस देश के अंदर, और वो बात बढ़ेगी जिसके लिए हमने संविधान में जिसके लिए सोचा था कि हम दलितों को, पिछड़ों को, गरीबों को, सबको मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेंगे। रूस सबसे बड़ा समाजवादी देश था, लेकिन वहां डेमोक्रेसी नहीं थी, एक आयरन कर्टेन थी। उस आयरन कर्टेन के रहते रूस का समाजवाद नहीं चल पाया। बिना
हुई जातियों की वो अदलाबदली नहीं होगी तो वो बेकार हो चुका था। लेकिन सारे काम जो आज तक हो रहे हैं वो उसी 1931 की जनगणना के आधार पर हो रहे हैं। लोहिया जी ने, जैसा कि अभी पंकज जी कह रहे थे, लोहिया जी ने नारा दिया था कि पिछड़ा पावे समान संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। लोहिया जी के आधार पर तो पिछड़ों की संख्या 60% थी। और वो तो एक और बात कहते थे कि जितनी महिलाएं हैं वो सब पिछड़ी हैं, चाहे किसी। तो इसलिए मैं जो बात कहना चाहता हूं, लोहिया जी ने इस पर बड़ा जोर दिया था कि पिछड़ा पावे 100 में 60। उनके हिसाब से 60% पिछड़े थे। उसके बाद एक काका कालेलकर कमीशन बना, जिसने ये कहा कि पिछड़ों की संख्या जोड़ी जाए। उन्होंने कहा कि 40% आरक्षण दिया जाए, यानी उनके हिसाब से 40%। उस कालेलकर कमीशन को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया बड़े कौशलपूर्ण ढंग से। वो तो जब जनता पार्टी आई और जब उसमें पिछड़ों का ज्यादा जोर था तो फिर एक कमीशन बना और वो कमीशन मंडल कमीशन के नाम से हुआ और उसने फिर सबको उस कमीशन के आधार पर, उससे पहले भी एक बन चुका था, उन्होंने कहा कि 27% हम करेंगे। वो 27% की रिपोर्ट भी पड़ी हुई ठंडे बस्ते में। वो तो एक ऐसा मौका आया जनता दल में कि जब थोड़ी सी अनबन हुई और उस अनबन को दूर करने के लिए बिना बहस कराए, बिना किसी उसके मंडल कमीशन की रिपोर्ट से एकदम लागू कर दी गई। और उसका नतीजा क्या हुआ, अगर उस पर बहस हो जाती, पहले समझा दी जाती, तो जिस तरह का अगड़े और पिछड़ों में जो झगड़ा हुआ वो नहीं होता। उनको ये समझाया जाता कि इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज इतने दिन से लागू हो गया है बैकवर्ड कभी ये पिछड़ा इसका रिजर्वेशन पिछड़ों का, लेकिन आज तक कई ऐसे जैसे शिक्षा ही है, प्रोफेसर्स बहुत कम मिलेंगे आपको। और एक बार शरद यादव ने तो संसद में एक रखा था कि करीब 55 से 56 ऐसे विभाग हैं जिनमें एक भी पिछड़ा कहीं नौकर नहीं है। पूरे का पूरा ये रखा था। तो ये क्यों हो रहा है, इसके कारण क्या है? इसका कारण यह है कि न हमारे पास सही आंकड़े हैं, न हमारी नीयत साफ है। हमारी नीयत बिल्कुल साफ नहीं है। जो हमारी सरकारें हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। कहते कुछ है, करते कुछ है। अभी आपने उसका एक नमूना देख लिया। मैं अभी डेमोक्रेसी का लेकिन अगर कोई और जो मीडिया हुआ करता था वो हमेशा जनता की तरफ हुआ करता था, जनता की तरफ से सरकार से सवाल करने का काम करता था। इसीलिए उसे चौथा खंबा कहा जाता था लोकतंत्र का। लेकिन उस लोकतंत्र के चौथे खंबे का क्या हाल कर दिया इस सरकार ने, वो आपसे छुपा नहीं है। वो तो बिल्कुल अब उसे तो चौथा खंबा कहने के बजाय वो तो एक तरह से सरकार का प्रचार तंत्र हो गया है। मीडिया बहुत थोड़े बड़े ईमानदार लोग रह गए हैं, उनकी मैं तारीफ करता हूं। ऐसा नहीं है कि सबके सब हो गए हैं, लेकिन और मैं वो प्रशंसा के काबिल पत्रकार बंधु मेरे बहुत मित्र हैं, बहुत परिचित हैं और मुझसे खूब उनसे बातचीत होती है और वो कहते हैं कि हम खुद शर्मिंदा हैं, पर करें क्या। इस सरकार का सबसे पहला काम ये हुआ कि जो सवाल करने का सबसे बड़ा साधन था मीडिया, उसको कमजोर किया। फिर क्या कमजोर किया कि जो कोई सरकार की खिलाफ बोले या सवाल करे, अगर ये पूछे कि भाई तुमने नागरिकता बिल लाए थे, उसमें एक धर्म का नाम क्यों जोड़ दिया? ये तो आपका अधिकार था, ये तो आपका अधिकार था कि आप जिसको चाहे नागरिकता देते न देते। लेकिन आपने एक इस्लाम नाम का नाम उसमें क्यों लिख दिया, जबकि संविधान में लिखा है कि हमारे यहाँ कोई धर्म को निशाना बनाकर कोई भी काम नहीं किया जा सकता, न कोई बिल बनाया जा सकता। वो बिल पास कैसे हुआ? 4 घंटे में वो बिल पास हो गया। किसी को नहीं दिया गया कि उस बिल में क्या लिखा था। जैसे एक दिन नोटबंदी का
घोषणा की गई थी, उसी तरह से उस बिल की घोषणा कर दी गई कि ये बिल आज पास होगा। मजे की बात थी कि विधि मंत्री तक को नहीं मालूम था कि उस बिल में क्या है, किसी को भी नहीं बताया गया, और वो बिल 4 घंटे के अंदर पास हुआ। राज्यसभा में ये कहा गया कि इस पर वोटिंग कराई जाए, तो वोटिंग नहीं कराई गई। ये अलोकतांत्रिक ढंग से बिल पास हुआ। अब इतने सवालों के बाद जिसने जिसने ये सवाल किए उन सबको जेल में डाल दिया गया, और उसमें कई पत्रकार थे। हालांकि उन पत्रकारों में हिंदू भी थे, लेकिन मुसलमान बहुत ज्यादा थे। और बाद में कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने कहा कि ये सब जिन लोगों को सरकार के खिलाफ आवाज उठाकर उनसे सवाल करना, ये जनता का संविधान सम्मत अधिकार है, और इस अधिकार को प्रयोग करने वाले के ऊपर आप राष्ट्रद्रोह लगा के उसे जेल में डाल देते हैं, ये गलत बात है। और उन्होंने न केवल सरकार को फटकारा, बल्कि उनसे कहा कि डीएम और एसपी को तो कम से कम अब कानून से काम करना चाहिए। वो कोई सरकार के नौकर नहीं है, वो जनता के पब्लिक सर्वेंट कहते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट पब्लिक सर्वेंट होता है। तो ये बातें हमारे कोर्ट ने कही, आज की भी ये हालत है कि अगर हम सरकार के किसी नीति पर अगर सवाल उठा दें, यही कह रहे हैं कि आप क्यों विरोध कर रहे हैं, तो हमको तुरंत द्रोही कह दिया जाएगा। और एक इन पर तो उन्होंने क्या किया कि जब वो अमेरिका गए, तो अमेरिका के एक प्रेस, आपको सबको मालूम है वो कहानी, लड़की ने पूछ दी जो बाई चांस भारतीय थी और बाई चांस मुस्लिम थी। उसने पूछ दिया कि आपके यहाँ, आप अपने यहाँ प्रेस की स्वतंत्रता के लिए क्या काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर समुदाय के खिलाफ जो अन्याय हो रहा है उसके लिए क्या काम कर रहे हैं। तो उसको इतना ट्रोल किया गया, इतना उसके पीछे पड़ गई पूरा उनका ये। और लेकिन ओबामा से लेके और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा कि ये बात सही थी, और ऐसा नहीं है। एक बार तो इंग्लैंड की राज्यसभा में चर्चा हुई इस बात की कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र का जो स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। और ये कोई कहने की बात जरूरत नहीं है। एक समिति है जो ये कैलकुलेट करती है, ये आकलन करती है कि लोकतंत्र का स्तर कहाँ कितना है। तो हम सन 14 के बाद 36 अंक नीचे आ गए हैं लोकतंत्र में, और बराबर गिरते चले जा रहे हैं। आप और सूचकांक भी है, चाहे गरीबी के हैं चाहे भुखमरी के हैं, उन सब में कह रहे हैं, सब में हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार के अगर आप विज्ञापन देख लें, ये विज्ञापन की सरकार है, विज्ञापन देख लें तो इतना मालूम पड़ता है कि जैसे ये देश बहुत उन्नति कर गया। और झूठ बोलने के मामले में, झूठ गलत शब्द होगा, असत्य बोलने के मामले में तो कोई जवाब ही नहीं है। जब जिस दिन सत्ता में आए थे तब कहा था कि हम 15 लाख देंगे, किसी को 15 रुपए नहीं पहुंचे। हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे हर साल की छोड़िए। नोटबंदी से क्या हुआ? नोटबंदी से ये हुआ कि तमाम छोटे पेशेवर लोग थे वो बेकार हो गए, तो बेकारी बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, और गरीबी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, सारी बढ़ी। लेकिन सरकार अपनी प्रशंसा में तमाम, और इसीलिए उनके पास मीडिया को उन्होंने अपना बना लिया, बहुत सी एक पर्टिकुलर मीडिया को, सबको नहीं। तो लेकिन एक तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, नई बात, कि एक ओलिगार्की शब्द होता है, उसमें यह होता है कि धर्म, बहुत ध्यान से सुनिएगा और इसको बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं सच कहता हूं। धर्म, राजनीति और पूंजी का जो गठबंधन हो जाता है उसमें फिर कुछ चंद लोग ही सारा निर्णय लेने लगते हैं। इस हिंदुस्तान की सरकार में भी कुछ चंद लोग ही निर्णय लेते हैं। जो डेमोक्रेसी का नियम है वो उस तरह से निर्णय नहीं लिए जाते हैं। और इन्होंने धर्म का और पूंजी का और राजनीति का जो गठजोड़ किया है उससे वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। उससे क्या होगी कि डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं रहेगी। और यही खतरा जो है, इसलिए हम सब लोग चाहते हैं
कि सबसे पहले तो हम सारे लोग चाहे किसी भी, सबसे पहले तो यह है कि डेमोक्रेसी बचाने के लिए, और अखिलेश जी ने ये जो नारा दिया है पीडीए का, वो यही है कि इनसे सबको एक करके जब हम लड़ेंगे इस सरकार से तो हम इस सरकार को हटा सकते हैं, जिससे कि हम डेमोक्रेसी को बचा सकते हैं, संविधान को बचा सकते हैं। ये वो सरकार है जो संविधान के विपरीत चल रही है। मैं नहीं कह रहा, आज के अखबार में पढ़ रहा था मैं इंडियन एक्सप्रेस में, उसमें उन्होंने कहा कि मीडिया ही नहीं, इन्होंने जितनी संवैधानिक संस्थाएं थी सबको कमजोर किया और विपक्ष को धमकाने के लिए सीबीआई और सीआईडी का प्रयोग किया। जहां पर किसी को लगे कि ये आदमी थोड़ा सा उठ रहा है तो उसके पीछे सीबीआई लगा दी, सीआईडी लगा दी और ईडी लगा दी, और इनके पास जितनी संस्थाएं सब उनको स्वायत्तता प्राप्त संस्थाओं को की इन्होंने स्वायत्तता छीन ली। उसमें थोड़ा थोड़ा कोर्ट भी है, कोर्ट के कुछ लोग अभी तक बचे हुए हैं, जैसे पत्रकारों में कुछ बचे हुए हैं, वैसे कोर्ट में भी बचे हुए हैं कुछ लोग, लेकिन कुछ लोग जिस तरह से निर्णय देते हैं वो बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक है। और ऐसा लगता है कि जो सबसे बड़ा नियम है डेमोक्रेसी का कि ये तीन जो संस्थाएं सरकार है, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, वो अपने अपने क्षेत्र में काम करे। कार्यपालिका न्यायपालिका के क्षेत्र में न कोई घुसपैठ करे, लेकिन ऐसे आपको 50 केस गिनवा सकता हूं जिसमें कार्यपालिका के इशारे पर न्यायपालिका के निर्णय हुए हैं। और इसको ये आप अखबार देख कहते हैं, वो अखबार कहते हैं जो नहीं कहना चाहते उन्हें भी कहना पड़ता है कभी कभी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सरकार को हटाने के लिए बहुत जरूरी ये है, हम सत्ता में आए कि ना आए ये सवाल नहीं है, लेकिन ये सरकार हटनी चाहिए। और यहाँ उत्तर प्रदेश में सिवा अखिलेश और अब जो हम कमेरे पार्टी से जो हमने संगठन किया और ऐसे जो संगठन किए हैं वो सब मिलके जब लड़ेंगे तो हम यहाँ मजबूती से लड़ेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि अखिलेश जी के पास क्षमता भी है, एक विजन भी है, और उन्होंने पिछले सालों में काम करके भी दिखाया। अभी मुझे पर एक सूचना मिली थी, दी थी, एक अखबार ने ये छाप दिया कि योगी जी की तुलना में अखिलेश जी के जमाने में जीडीपी जो थी, विकास दर, वो ज्यादा थी। 3-4 जी हैं। अखिलेश जी की 28% थी औद्योगिक विकास ग्रोथ और योगी के काल में 4% साथ। इन्वेस्टमेंट मीट जो हवा में होते हैं और जिसमें करोड़ों लोगों का खर्चा होता है, करोड़ों लोगों की बातें होती हैं, और एक पैसे कई लोग तो फिर देश छोड़ के चले गए। उसको दस्तखत करने के बाद एमओ पे उन्होंने सोचा कि इस देश में अब रहना ठीक नहीं, चले गए। तो 28% अखिलेश जी के जमाने में औद्योगिक विकास जो थी, योगी जी के जमाने में 7%, और राज्य जीडीपी जो थी अखिलेश जी के जमाने में 6.9 थी और योगी जी काल में 3.2 है। मैन्युफैक्चर में अखिलेश जी की 14 थी, योगी जी की 4 और तमाम थी 4 सब, और 0.6% और आगे भी हैं। तो इस अखबार ने ये छाप दिया। इस अखबार को इतना धमकाया गया कि उसने वो अपना छपा हुआ वापस ले लिया। इस लोकतंत्र को लोकतंत्र कहेंगे आप? कहेंगे लोकतंत्र? और इसलिए हमको कभी कभी भगत सिंह याद आते हैं। भगत सिंह ने कहा था, भगत सिंह भी अपने को भी समाजवादी कहता था। अब जो भी समझदार आदमी था उस वक्त का, आज स्वतंत्रता के संग्राम में और आज भी, वो अपने को समाजवादी माने क्या है कि समाज में सब लोग खुश रहें। जैसे परिवार में सब लोग खुश रहें। परिवार में जो बीमार बच्चा होता है उस पर सबसे ज्यादा खर्च किया जाता है, चाहे बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो। अगर बीमार है, तकलीफ में है, तो चाहे सबको खाना मिले न खाए, उसको दवा जरूर दी जाती है। जैसे परिवार होता है, ऐसे ही समाज में जो कमजोर वर्ग है उसको ताकत देने का काम हमारा संविधान करता है। तभी तो आरक्षण बना है।
तो इसकी विरोध क्यों करते हैं आप लोग? इन सरकार से कोई पूछे कि भाई इसका क्यों विरोध करते हो? जब वो लोग बराबर पे आ जाएंगे तो उनको जो विशेष सुविधा दी गई है वो वापस ले ली जाएगी। इसका प्राविधान दिया गया है कि हर 10 साल बाद आप सर्वेक्षण करवाइए, अगर कोई समर्थ हो गया है तो उसको निकाल दीजिए उसमें से बैकवर्ड में से। लेकिन ये न तो जनगणना कर, ये बिना जनगणना के ये सब काम हो नहीं सकते, तो उसे कराने को ये तैयार नहीं। तो यही बातें जब पूछ दी गई उनसे वहां, तो वो इतने नाराज हो गए और यहां आते ही सबसे पहले 2 काम उन्होंने किए। एक तो कहा कि पसमंदा मुसलमानों की कि हम इबादत करेंगे, वहां से लौट के आते सीधा एकदम, क्योंकि थोड़ा सा तो तैयार करनी थी। लेकिन याद रखिएगा कि ये लोग जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो इनका एजेंडा है वो किसी को बताते नहीं हैं, और इनका एजेंडा जो है वो सबको पता है। ये याद रखिएगा, ये मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड खूब पढ़िए आप, कि स्वतंत्रता संग्राम में आरएसएस बिल्कुल शामिल नहीं था, अंग्रेजों के साथ थे, और इन लोगों की जो सलाह होती है, जो भी इन्हें आदेश मिलते हैं वो उसी दल से मिलते हैं। तो इसलिए इनकी मजबूरी है, इन्होंने 2 कस्में खाई, जितने भी हमारे बड़े बड़े नेता हैं 2 कस्में खाई। एक कसम खाई आरएसएस के मेंबर होने की, उसमें उन्होंने जो कसम खाई, और जब मंत्री बने तो संविधान की कसम खाई। अब दोनों में बिल्कुल विपरीत है, वो जा रही है पूरब को, ये जा रहे हैं पश्चिम को। अब इनकी मजबूरी है कि हम कहां जाएं, तो दिखाने को तो जाते हैं संविधान के साथ, लेकिन असलियत में जो जाते हैं उस कसम के साथ जो पहले खाई थी। तो ऐसे दोहरे चरित्र वाले लोगों पे हमको डेमोक्रेसी को बचाना है, इस देश को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, और जो पिछड़े लोग हैं, जो दलित लोग हैं, उन लोगों को मजबूत करना है। जो असली मुद्दे हैं जिन पर पर्दा डाल दिया गया है, बेरोजगारी है, जैसे गरीबी है, महंगाई है। हाँ, मुझे एक बात याद, 1 मिनट और बोलूंगा, ज्यादा नहीं, एक मिनट मुझे याद आ गई। इन्होंने एक नया मुद्दा उठा दिया। वो मुद्दा क्या है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, किसी को पता है कि इन्होंने न तो कोई दिया, और कहा ये तो उसमें लिखा हुआ है राजनीति के निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी, उसके दिया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी, मैं भी पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं भी संसद में रहा हूं, मुझे पता है कि 38 से लेके 51 तक कितने होते हैं, इतने आदेश हैं कि ये सब आपको करने चाहिए। वो एक सजेशंस हैं, एक डायरेक्शंस हैं कि सरकार को इन नीतियों पर चलना चाहिए। 38 में से उसमें शिक्षा के सुधार होना चाहिए, उसमें महिलाओं के और जो पीड़ित लोग हैं उनको सलाह देने चाहिए, हमारी भाषा, भारतीय भाषाओं पर अंग्रेजी न ऊपर रहे, ये होनी चाहिए, ये सारी बातें उसमें। इन सबको छोड़ के एक मुद्दा लिया, क्या कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। अब ये यूसीसी क्या है? ये इसलिए हुआ है कि इससे एक खबर ये गई कि इसका सबसे ज्यादा विरोध मुसलमान करेंगे, ये उनकी कल्पना थी, इसलिए इनको लाए। लेकिन असलियत में ये है कि मुसलमान नहीं, इसे हिंदू भी करेंगे। हमें आज बात कर रहा था, सभी करेंगे, क्योंकि आज एक भारत गणतंत्र देश है, इसमें तमाम तरह की संस्कृतियां हैं, तमाम तरह के धर्म हैं, तमाम तरह की क्षेत्रीय परंपराएं अलग अलग हैं, तमाम तरह की, इन सबको आप यूनिफॉर्म सिविल को रेजिमेंटेशन नहीं कर सकते। सिविल और रेजिमेंट में फर्क यही होता था कि हम एक रेजिमेंटेशन नहीं कर सकते किसी का। तो अब देखिए, आपके जो शादी होती है हिंदुओं में वो 15 दिन चलती है, इस्लाम में और ईसाइयों में तो घंटे भर में, 2 घंटे में हो जाती है। लेकिन हमारे यहाँ तो पहले मढ़ा गड़ेगा, फिर फलाने आएंगे, फिर देवता रखे जाएंगे, फिर ये होगा, फिर फलाना होगा, और फिर उसके बाद शादी होने के बाद उन्हें विदा किया जाता है। पहले मेहमान जाएंगे, फिर मामा जाएंगे, फिर फूफा जाएंगे, फिर अंत में देवता और गणेश जी को विदा कर दिया जाएगा।
तो आप बताइए कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो हिंदू मान लेंगे? ये शादी बदल ऐसे तो बहुत सी इनको बताना चाहिए कौन कौन सी चीज यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंतर्गत लाना चाहते हैं, कौन नहीं लाना चाहते हैं। उसके लिए एक ड्राफ्ट बनाना चाहिए, उस ड्राफ्ट को बहस करवाना चाहिए और बहस करा के पूरे समाज पर, और उसमें पढ़े लिखे लोगों की सलाह लेनी चाहिए, चाहे वो विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो, और समझदार लोगों की सलाह लेनी चाहिए कि भाई ये बातें हैं, अब इनको हम लाते हैं। लेकिन जल्दबाजी क्या है कि चुनाव तो होने जा रहा है 24 में, अगर इस तरह से सबकी सहमत लेके ड्राफ्ट बनाया तब तक चुनाव हो जाएगा, तुमको फायदा मिलने वाला नहीं है। जिस फायदे की वजह से हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं, यूनिफॉर्म कोड के बगैर कौन सा क्या हो जाएगा? शिक्षा ठीक हो जाएगी, बेरोजगारी घट जाएगी, गरीबी दूर हो जाएगी, क्या हो जाएगा? तो ये इन सबको सोच समझ के काम करना है। इसलिए मैं आज फिर डॉक्टर सोनेलाल को श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने इनको जगाने का काम किया था। हमारे नेताजी ने ये काम किया था। उन्होंने, नेताजी ने जितने भी पिछड़े लोग थे उनको सीना तान के चलने की शिक्षा दी थी और अधिकार दिया था नेताजी ने कि ये सरकार तुम्हारी है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ऐसे नहीं जाग कर बैठो, तुम हो पहरेदार चमन के। और जिनको आदत है सोने की उपवन की अनुकूल हवा में, उनका अस्त शेष भी उड़ जाता है धूल हवा में, लेकिन जो संघर्षों का सुख सिरहाने रखकर सोते हैं, युग की अंगड़ाई लेने पर वे ही पैगंबर होते हैं। तो आप अखिलेश जी के नेतृत्व में और मैडम कृष्णा पटेल के नेतृत्व में और सारे लोग जो और पार्टी के लोग जो मिलजुल गए हमारे साथ हैं, उन सबके नेतृत्व में इस पीडीए के लिए काम करिए, इसको मजबूत बनाइए और हमारी जनगणना के ऊपर जोर दीजिए। और नवयुवकों को आगे आना चाहिए। हम जैसे लोग तो अपने आप चल भी नहीं पाते हैं, वो बोल ही सकते हैं लेकिन कर नहीं सकते, लेकिन आपको प्रेरणा दे सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। बहुत धन्यवाद उदय प्रताप जी को। उन्होंने बड़ा सारगर्भित संबोधन हमारे सामने रखा और दोबारा हमारी स्मृतियों में उन बातों को पुनर्जीवित किया कि कैसे हम पिछड़े और दलित लोग हर बात से वंचित किए गए। ज्ञान, सम्मान, वैभव, इन सारी चीजों से हमको दूर रखा गया, शिक्षा से, अधिकारों से। और श्रीमती साधना साहू जी हैं, वो सम्मानीय अखिलेश यादव जी का सम्मान करना चाहती हैं। मैं उनको आमंत्रित करूंगा कि वो आए शीघ्र। और इसी क्रम में मैं कमेरा चेतना फाउंडेशन की तरफ से बड़ी विनम्र प्रार्थना करता हूं श्रीमती कृष्णा पटेल जी से, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की धर्मपत्नी, कि वो यहां हम सभी को संबोधित करें, हम सभी का मार्गदर्शन करें। अपना घर सारे लोग बोलिए। जब एक साथ काम करना है तो सारे लोग बोलिए अपना घर। समाजवादी पार्टी, कृष्णा पटेल, अखिलेश यादव। जय हिंद, जय भारत। आज अपना दल के संस्थापक बोधिसत्व शाकाई डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के जन्म दिवस पर इस कार्यक्रम में उपस्थित समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी, समाजवाद चिंतक एवं राष्ट्रकवि उदय प्रताप जी, इस कार्यक्रम के संयोजक
कमेरा चेतना फाउंडेशन के अध्यक्ष पंकज निरंजन जी एवं उपस्थित सम्मानित अपना दल समाजवादी पार्टी के नेतागण, आए हुए सभी लोगों का मैं स्वागत, वंदन, अभिनंदन करती हूं। सोनेलाल जी के जन्म दिवस पर जातिवाद जनगणना का सवाल पर हो रही परिचर्चा डॉक्टर पटेल जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। डॉक्टर पटेल ने 4 नवंबर 1995 को अपना दल की स्थापना करके वंचितों, पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यों एवं महिलाओं के साथ सभी कमजोर तबकों की भागीदारी पर लंबा सवाल संघर्ष किया था। डॉक्टर पटेल डॉक्टर लोहिया को लेकर जब तक जीवित रहे अपने अधिकारों के लिए, वंचित समुदाय की भागीदारी के लिए आंदोलन की कमान, सामाजिक न्याय की लड़ाई की जिम्मेदारी आज हम इस देश में श्री अखिलेश यादव जी के पास है। हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि उत्तर प्रदेश के साथ ही पूरे देश के वंचितों एवं पिछड़ों की लड़ाई बेखूबी वे आगे लड़ेंगे। इस संघर्ष में हम लोग सब उनका मिलकर साथ देंगे। डॉक्टर पटेल के सपनों को निश्चित लड़ रहे लोग आने वाले दिनों में सत्ता पर कब्जा करेंगे और व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को पिछड़ों के खाल को पहनकर पिछड़ों के लगभग 1 दशक से देश को गुमराह कर रहे जुम्मेवाजों को और पिछड़ों के नकली नेताओं का दौर अब समाप्त होने वाला है। हम आप सबको आह्वान करते हैं कि वंचितों की इस लड़ाई में एकजुट होकर मजबूती से आगे बढ़े और डॉक्टर लोहिया और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के मिशन को पूरा करने का योगदान दें। धन्यवाद। जय अपना दल, नमो बुद्धाय, जय समाज। अब मैं हम सब इतनी अधीरता से जिनका संबोधन सुनने के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे, हम सबके नेता, इस गठबंधन के भी नेता और आज डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब की जयंती कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते हमारे बीच मौजूद सम्मानित श्री अखिलेश यादव जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि वो हम सबको संबोधित करें और हमारा मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित अपना दल कमेरा की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ राष्ट्रीय कवि, पूर्व में रहे सांसद आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम जी, प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी जी, समाजवादी पार्टी के बड़ी संख्या में उपस्थित सभी हमारे विधायक, अपना दल कमेरा के उपस्थित सभी हमारे पदाधिकारी, इस लोहिया हॉल में उपस्थित सभी हमारे साथी पत्रकार साथियों, आज हम सब मिलकर के अपना दल के संस्थापक जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया,
उनको याद करने के लिए आए हैं। इसमें बहुत सारे लोग जो उन्हें जानते होंगे वो ये बात जानते होंगे कि उनकी जन्म स्थान वो कन्नौज था और हमारे काम करने का क्षेत्र भी कन्नौज है। ये रिश्ता आज का नहीं, न जाने कितना पुराना है समाजवादियों का। मैं पंकज निरंजन जी को धन्यवाद देता हूं। हालांकि इनका कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था, इन्होंने पैसे से लेकर के सब इंतजाम कर दिया था जो जमा होता है सरकारी पैसा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की साजिश की वजह से जो कार्यक्रम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होना था वो इनका कैंसिल कर, हम लोगों को आज समाजवादी पार्टी के कार्यालय में हुआ है। मैं उनका धन्यवाद देता हूं कि समाजवादी पार्टी के कार्यालय जी को हम लोग याद कर उनकी जयंती मना रहे हैं। हालांकि वो भी कहना चाहता हूं कि हम सब लोग मिलकर के इस सवाल को उठाएंगे तो हम सब लोगों पे सबसे बड़ा आरोप जातिवादी का यही लगाने वाले लोग हैं। अगर हम लोग जनगणना की मांग करें, जाति के आधार पर जनगणना हो, तो ये कहेंगे हम जातिवाद लोग हैं। और देखिए कितनी चतुराई से भारतीय जनता पार्टी के लोग नारा देते हैं, सबका साथ सबका विकास। क्या केवल सबका साथ कहने, क्या सबके साथ आने से गैर बराबरी खत्म हो जाएगी? गैर बराबरी तभी खत्म होगी जब जाति जनगणना हो और आबादी के हिसाब से हक और सम्मान मिले। सोनेलाल पटेल जी जिंदगी भर बहुजन समाज के लिए लड़ते रहे और उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कई ऐसे मौके आए जहां उन्हें जोखिम उठाना पड़ा, उनकी जान पर को भी हमला हुआ। यहां पुराने साथी जानते होंगे, जब इलाहाबाद में एक कार्यक्रम होना था और कार्यक्रम के दौरान उन्हें वहां रहना था, पीडी टंडन पार्क में। सोचो किसने हमला करवाया था, और ऐसा हमला कराया कि कई वर्षों उन्हें इलाज करना पड़ा। कई वर्षों के इलाज के बाद भी जिस तरीके से उनका स्वास्थ्य था, उस तरीके से कभी अपना जीवन नहीं चला पाए। उन्होंने अपने जीवन में किसी की परवाह नहीं की, लेकिन वंचितों के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे। इसलिए आज जब हम सब लोग बैठे हैं, तो जो सपना उन्होंने देखा था, जो रास्ता हमने और आपको दिखाया, आज हम संकल्प लें कि उसी रास्ते पर चल करके उनके सपनों को पूरा करने का काम हम लोग मिल करके करेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। अभी मैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि जैसे ही अमेरिका से भारत में लौटे, वैसे ही यूसीसी का बवाल उठा दिया। हम और आप लोग जानते हैं, पुरानी कहावत है कि कभी कभी हमारे जीव पर सरस्वती आ जाती हैं। शायद भारत में सरस्वती नहीं आई उनके जीव पर, लेकिन जब अमेरिका में गए और सांसदों के बीच में उन्हें बोलना था, तो इन्वेस्ट की जगह इन्वेस्टिगेट हो गया। और शायद भारत और देश की राजनीति करने वाले जानते होंगे कि इन्वेस्ट का मतलब क्या है, इन्वेस्टिगेट का मतलब क्या है। हम और आप लोग जब कभी शिक्षा के क्षेत्र में जब कभी देखते हैं कुछ लोग नकल करते हैं,
यहां पर शिक्षक भी होंगे कुछ लोग, और कुछ हमारे बहादुर छात्र भी होंगे जिन्होंने कभी न कभी पर्ची से कुछ किया होगा। हम और आप लोग परीक्षा पास करने के लिए छोटी पर्ची से काम चला लेते हैं, लेकिन सोचो अमेरिका में जाकर के कितनी बड़ी किताब रख करके भी अब हमें तो ये लगता है कि भारत में भी जिस तरीके से दूसरे देशों में को किताब लेकर के जा करके भी परीक्षा देने का मौका दिया जाता है, तो हमें तो ये लगता है कि अमेरिका की तस्वीरें जो देखी और वीडियो जो देखा है, आने वाले समय में कुछ शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो यूरोप में है और दुनिया के दूसरे डेवलप्ड देश में है, किताब लेकर के ही परीक्षा लिखी जाएगी तो हम सब पास हो जाएंगे अच्छे नंबरों से। पत्रकार साथी, उसका मतलब दूसरा मत निकालना। और मैं तो आपसे कहूंगा कि अगर इस पे खबर आप लिखें और चलाएं तो ये रिसर्च कर करके बताना कि दुनिया में कितने देश हैं ऐसे जो ओपन बुक एग्जामिनेशन कराते हैं। जब देश ने देखा डायरी से नकल हो रही थी तो ओपन एग्जामिनेशन क्यों ना हो। इसलिए बहुत सारी बातें हैं। जाति गणना का सवाल सबसे बड़ा है और कोई दुनिया में ऐसे तमाम देश हैं जहां पर ऐसी व्यवस्था है लोगों के लिए, जहां जो पीछे छूट जाते हैं किसी कारण, उनको कैसे बराबरी पे खड़ा किया जाए। उनके पास नियम भी हैं, कानून भी हैं और उसको लागू भी करते हैं। लेकिन वहीं हमारे देश में समय समय पे झूठे नारे देकर के हमें और आपको गुमराह करने का काम करते हैं। जैसा मैंने कहा कि सबका साथ होने से सबके बीच में बराबरी नहीं आ जाएगी। अगर बराबरी आएगी तो उसके लिए हमें जाति गणना करनी पड़ेगी और जाति के हिसाब से, जो आबादी के हिसाब से हमें और आपको स्थान देना पड़ेगा, जगह देनी पड़ेगी, तभी जाकर के हम लोग बराबर खड़े होंगे। वैसे झूठ बोलने में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। अगर झूठ को फैलाना हो तो बीजेपी को बुला लो, उनसे बेहतर कोई नहीं झूठ फैला सकता है। अगर कोई आंकड़े किसी बारे में दिए जाएं तो उन आंकड़ों को वो कभी स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सवाल पीडीए का ही उठा है तो ये सरकार बताए, जो नारा देते हैं कि सबका और समाजवादी लोग सरकार में होते थे तो समय समय पर छापा जाता था कि ये लोग इस स्थान पे, इतने इस स्थान पर हैं। अब बीजेपी के लोग बताएं, सरकार उनकी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में या देश में बड़ी बड़ी संस्थाओं में पीडीए की आबादी के हिसाब से क्या उनको सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए बड़ी लड़ाई है और हमें भरोसा इस बात का कि पीडीए की लड़ाई को कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। समाजवादियों को पीडीए को हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कामयाब भी होंगे। जहां तक सवाल उत्तर प्रदेश सरकार का है, आंकड़े बता रहे हैं कि आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं समाजवादियों के सामने टिकती नहीं है और तब नहीं टिक रही है जब दिल्ली की सरकार की पूरी मदद हो रही है उत्तर प्रदेश की सरकार की। जो इन्वेस्टमेंट मीट हुई बड़ी बड़ी, उसमें एमओयू तो कर लिए बड़े बड़े, लेकिन एमओयू जमीन पर नहीं उतरा कोई भी। और अगर एमओयू जमीन पर उतरे होते तो शायद औद्योगिक विकास ग्रोथ रेट जो आज दिखाई दे रही है बीजेपी की सरकार में, इससे कई ज्यादा होती।
अगर औद्योगिक विकास ग्रोथ रेट कम है और समाजवादी सरकार से कई गुना कम है, तो इसका मतलब है उत्तर प्रदेश के कारखाने चल नहीं रहे हैं, उद्योग लग नहीं रहे हैं, बंद पड़े हैं। और अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट बिल्कुल नीचे है, तो इसका मतलब यह है कि गरीब के घर में खुशहाली नहीं आ रही, गरीब परिवार के बीच में कहीं कोई ऐसा रास्ता नहीं निकाल पा रही है सरकार जिससे उनकी आमदनी या उनका कारोबार आगे बढ़े। मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के आपने देखा होगा, जब एमओयू कराने का सिलसिला शुरू हुआ, जो मिल गया उन्हें उससे एमओयू करा लिया। जिलाधिकारियों को जिम्मेदारी दी कि एमओयू करना है, और इतने उन्होंने भी आगे बढ़कर के जो उन्हें मिल गया उससे एमओयू कर लिया। जो पहले से कारोबार कर रहे थे, रोजगार चल रहे थे, उनसे भी एमओयू करा। और हद तो तब हो गई, बीजेपी ने जिसको भी देखा टाई सूट पहन करके जा रहा उससे एमओयू करा लिया। और अब स्थिति ऐसी है कि जो एमओयू कर गए, अब उन्हें ढूंढने के लिए अधिकारी निकले हैं। पहले अधिकारी गए थे विदेश, मंत्री गए थे विदेश, इसलिए गए थे कि एमओयू करा लें। आपको याद होगा, मंत्रियों की, अधिकारियों की टीम बनी थी। कोई अमेरिका गया, कोई यूरोप गया, कोई इंग्लैंड गया, कोई ऑस्ट्रेलिया गया, कोई न्यूजीलैंड गया, पहले ये एमओयू कराने गए। और अब वही टीम बन रही है कि जिन्होंने एमओयू कर लिया उनसे कहां ढूंढे जा करके। और ये एमओयू करने वालों को मैंने सदन में पूछा था कि अमेरिका गए होगे तो बताओ, कहीं ट्रैफिक का इंतजाम कोई जानवर देखता है? आप लखनऊ से जहां कहीं से भी आए होंगे, आप कोई चौराहा शायद ही मिला हो जहां पर ट्रैफिक के नए अधिकारी न खड़े हों। कल मैं बाराबंकी निकला था, गया था, हर चौराहे पे नई अपॉइंटमेंट हो गए हैं, कोई चौराहा नहीं बचा। सोचिए, ऐसे लोग जो ट्रैफिक का इंतजाम दूसरों के हाथ में दे दिए, वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं, और आज के समय पर देख रहे हैं जहां पर हर चीज एक दूसरे के सामने आ जाती है, कोई बात छिपती नहीं है। और सोचिए, एक ऐसी डगमगाती सरकार जिसका हम लोगों ने केवल वीडियो लगाया था, सोचिए, एक डगमगाती सरकार का केवल एक वीडियो लगाया। सोचो कहां पहुंच गया वो वीडियो। जो लोग 4 बजे जगते थे, देखा उनका योगा आपने? हम तो ये कहते कि जो काम नहीं कर सकते क्यों करना है। अगर योगा ही करना था तो लोम विलोम करके ही काम चला लेते। इसलिए लड़ाई लंबी है, और हमें उम्मीद है कि पत्रकार साथी भी हम लोगों का साथ देंगे। अब तो केवल चैनलों से तो लड़ना ही लड़ना है, एंकरों से भी लड़ना है। और अगर किसी पत्रकार को आपने कह दिया कि आप ईमानदार पत्रकार हैं, तो उसमें भी लड़ाई हो जाएगी आपको। इसलिए ऐसे समय पर हम लोग इस गोष्ठी को कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर सलीलाल पटेल जी ने जो संघर्ष और जो रास्ता दिखाया, तो उस पर हम लोग चलेंगे, क्योंकि तभी हम सब आगे सम्मान पाएंगे। जहां तक सवाल हम समाजवादियों का है, मुझे खुशी है इस बात की कि अपना दल कमेरा के लोगों ने यहां पर कार्यक्रम कराया और एक ऐसा सवाल छेड़ा है जाति जनगणना का, जो आम जन लोग चाहते हैं, आम लोग चाहते हैं। इसलिए मैं बधाई देता हूं पंकज निरंजन जी को कि उन्होंने इस गोष्ठी का आयोजन कर करके हम सब लोगों को एक रास्ता दिखाने का काम किया। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं कमेरा चेतना फाउंडेशन की तरफ से सम्माननीय अखिलेश यादव जी को बहुत 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 धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और माननीय नरेश उत्तम पटेल जी
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उनको इस कार्यक्रम के समापन घोषणा के लिए आमंत्रित करता हूं। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 74वीं जयंती पर उपस्थित मुख्य अतिथि परम आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आदरणीय राष्ट्र कवि उदय प्रताप जी, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कृष्णा पटेल जी, इस कार्यक्रम के आयोजक पंकज निरंजन जी, मंचासीन सभी सम्मानित विधायकगण, पूर्व विधायकगण, उपस्थित भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, मैं अपने को अपने पूर्व के वक्ताओं से संबद्ध करता हूं और डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी को हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूं और सभी को सूचना भी देता हूं कि हमारे जो पत्रकार भाई माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की बाइट लेंगे, लेकिन आप लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे। सभी को लंच की व्यवस्था है, 10 मिनट के अंदर आपके हाथ में आ जाएगा। ये पत्रकार भाई हमारे जैसे ही जाएंगे, सभी लोग अपने अपने स्थान